हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की उभरती हुई प्रवृत्तियां और चुनौतियां। यह एक ऐसी व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं जो हमारी देश की राज्य व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। जैसे जैसे परिस्थितियों में परिवर्तन आता है वैसे वैसे देश की राजनीति और राज व्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। भारत भी इस प्राकृतिक सिद्धांत से अलग नहीं है और भारत की परिस्थितियों ने भी राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। संविधान द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। सन 1952 से लेकर अब तक देश में 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य विधानसभाओं के भी कई बार चुनाव हो चुके हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया गया है, जिसके अधीन प्रत्येक भारतीय नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है को मतदान का अधिकार प्राप्त है। संविधान के लागू होने से लेकर 1967 तक कांग्रेस देश की राजनीति पर छाई रही, लेकिन उसके बाद देश की राज्य व्यवस्था में कई बार परिवर्तन आए। सन 1967 में पहली बार केरल में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया और केंद्र में सन 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस प्रकार के गठन के पश्चात लगातार भारतीय राजनीति और राज्य व्यवस्था में नई प्रवृत्तियां उभर रही हैं। वर्तमान स्थिति में भारत में मिलीजुली सरकारों की संस्कृति विकसित हो रही है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति और राज्य व्यवस्था में उन्हीं उभरती हुई प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है एक दल की प्रधानता की पुनर्स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण संविधान के लागू होने के शुरू के कई वर्षों तक देश की राजनीति पर इस दल का प्रभुत्व रहा। सन 1952 से लेकर 1967 तक केंद्र और सभी राज्यों में इसी दल की सरकारें बनी। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, परंतु आपसी फूट के कारण यह पार्टी अधिक समय तक सत्ता में नहीं रह पाई और 1980 में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। अगला है मजबूत क्षेत्रीय दलों का उभरना। कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने के परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में एक अन्य प्रवृत्ति उभर कर सामने आई और वह है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दल। 1967 तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व होने के कारण क्षेत्रीय दलों का कोई विशेष प्रभाव नहीं था, परंतु 1967 में हुए आम चुनाव के बाद कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनने के कारण क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ने लगा। 1977 के चुनाव में क्षेत्रीय दलों के महत्व में और भी वृद्धि हुई, क्योंकि कई क्षेत्रीय दल केंद्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी के घटक दल बने। अगला है मिलीजुली सरकार के युग का आरंभ। 1977 के बाद से केंद्र में मिलीजुली सरकारों का युग आरंभ हुआ। सन 1977 में 4 राजनीतिक दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाई। 1989 में मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया और चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार का गठन किया। उसके पश्चात 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा ने अन्य दलों के सहयोग से सरकार का गठन किया। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री पद से त्याग देने के बाद 1990 में समाजवादी दल कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई। 1996 में हुए
लोकसभा चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में पर्याप्त बहुमत न मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कई दलों की मिलीजुली सरकार का गठन किया। इस प्रकार परिस्थितियों के अनुसार या राजनीति में मिलीजुली सरकार के बनने का युग प्रारंभ हो चुका था। अगला है केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की मांग। अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अपने राज्यों में सत्ता में आ जाने के कारण क्षेत्रीय भावनाओं और आकांक्षाओं को बढ़ावा मिला। ये दल राष्ट्रीय मुद्दों की उपेक्षा करके क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं को अधिक उभारते थे। जनता राष्ट्रीय दलों के मुकाबले में क्षेत्रीय दलों को अपने अधिक नज़दीक मानने लगी और जनता अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए इनसे अधिक उम्मीद रखने लगी। इस कारण से केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों में परिवर्तन करके राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग जोर पकड़ने लगी। जैसे कि राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि के राज्यपालों की भूमिका के बारे में भी लोगों में उत्तेजना पैदा हुई। यद्यपि सरकारीय आयोग ने कई वर्ष पहले केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन करने के लिए अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, परंतु अभी तक उसे लागू नहीं किया जा सका। अगला है भारतीय संघ में नए राज्यों की मांग। भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों द्वारा पृथक राज्य निर्माण की मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही है। भारत में प्रारंभ से ही जाति, भाषा, धर्म और आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा पृथक राज्य की मांग समय समय पर उठाई गई और इसके लिए आंदोलन भी किए गए। अगला है सरकार के गठन के लिए राजनीतिक दलों के सिद्धांतहीन समझौते। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों द्वारा असैद्धांतिक समझौते प्राय एक सामान्य सी बात हो गई है। प्राय सभी राजनीतिक दल सत्ता में भागीदारी के लिए ऐसे समझौते करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। जैसे 1980 के लोकसभा चुनाव में सभी दलों ने सिद्धांतहीन समझौते किए थे। इसी तरह सिद्धांतहीन समझौता 1989 के लोकसभा चुनाव के समय जनता दल ने साम्यवादी दल तथा भारतीय जनता पार्टी के साथ और बाद में इन दलों के समर्थन से सरकार का गठन किया। अगला है शक्तिशाली विरोधी दल का अंत। 1967 तक केंद्र और अधिकतर राज्यों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। संगठित विरोधी दल का पूर्ण रूप से अभाव था और 1977 के लोकसभा चुनाव के पश्चात केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी जनता पार्टी की सरकार बनी, तो कांग्रेस पार्टी, जिन्हें इन चुनाव में लोकसभा में 153 स्थान प्राप्त हुए थे, पहली बार विरोधी दल के रूप में उभर कर सामने आई। कांग्रेस पार्टी के नेता यशवंतराव चव्हाण ने को लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता दी गई, परंतु थोड़े समय के पश्चात ही दोबारा कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित हो गया। आगे है भारतीय राजनीति का अपराधीकरण। भारतीय राजनीति की एक समकालीन प्रवृत्ति है इसका अपराधीकरण। भारत में बहुदलीय प्रणाली होने के कारण पिछले लगभग 25 वर्षों से गठबंधन की सरकारें बनने लगी हैं। इन गठबंधन सरकारों के निर्माण में कुछ राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद रूपी चाणक्य नीति के चतुर गुणों को बहुत ही अधिक प्रयोग करते हैं। इसके दुष्परिणाम स्वरूप आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी चुनाव जीतने लगे हैं। राजनीति के इस अपराधीकरण से ऐसे लोग न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि मंत्री भी बन जाते हैं। अगला है भारतीय राजनीति में जातिवाद की भूमिका। भारतीय राजनीति में जातिवाद की मुख्य भूमिका निभाता है। वैसे तो भारत की राजनीति में जातिवाद की भूमिका का आरंभ 1909 में अंग्रेजी शासन द्वारा किया गया था, परंतु संविधान के द्वारा जातिवाद के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था ने इसे और भी अधिक मजबूत बना दिया है। चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल जाति के आधार पर
अपने उम्मीदवारों का चयन करता है और वोट मांगने में जातिवाद का खुलकर प्रयोग किया जाता है। अब तक भारत में हुए विभिन्न चुनावों में जाति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगला है भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद की भूमिका। जातिवाद की भांति ही संप्रदायवाद ने भी भारतीय राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। यद्यपि 1947 में भारत के विभाजन का एक मुख्य कारण संप्रदायवाद था और यह आशा की गई थी कि उसके पश्चात देश में इसका पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। धर्म के नाम पर देश में आज भी दंगे फसाद होते रहते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला है राजनीतिक दलों में अनुशासन का अभाव। भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों में अनुशासन का अभाव है। राजनीतिक दलों के सदस्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दल में अनुशासन की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब दल के एक सदस्य को चुनाव के टिकट नहीं मिलता है तो वह दल से त्यागपत्र देकर अपने ही दल के प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव में खड़ा हो जाता है या फिर अपना ही अलग राजनीतिक दल बना लेता है। अगला है राजनीतिक भ्रष्टाचार। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक अन्य उभरती प्रवृत्ति देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है। चुनावों के समय प्रत्येक राजनीतिक दल तथा उम्मीदवारों द्वारा करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है और यह पैसा प्राय अनुचित साधनों से ही जुटाया जाता है। अनेक राजनीतिक नेता अपने स्वार्थों के लिए अपनी कुर्सी और स्थिति का प्रयोग धन को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के विभिन्न सदस्यों के अनेक घोटालों में शामिल होने के जो समाचार या पत्र हमें प्रकाशित हुए हैं, जैसे कि बोफोर्स का मामला, हर्षद मेहता का मामला, दूरसंचार घोटाला, चीनी घोटाला आदि। अगला है सत्तारूढ़ दल में असंतुष्ट गुट। भारतीय राजनीति में एक नई प्रवृत्ति सत्तारूढ़ दलों में असंतुष्ट गुटों का मौजूद होना है। ऐसी गुटबंदी के कारण ही प्राय प्रत्येक राज्य में कांग्रेस या जनता दल के अंदर दो गुट पाए जाते हैं, एक सत्तारूढ़ दल और दूसरा विक्षुब्ध गुट। सत्ता हथियाने के लिए नेताओं में परस्पर इतनी होड़ रहती है कि गुटबंदी अत्यधिक जोरों पर काम करती है। अगला है भारतीय राजनीति पर तत्कालीन घटनाओं का प्रभाव। भारतीय राजनीति की एक अन्य प्रवृत्ति इसका तत्कालीन घटनाओं से प्रभावित होना है। सन 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की विजय का मुख्य कारण युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर विजय था। सन 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय का मुख्य कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या थी। इस प्रकार 1996 में हुए चुनावों के हवाला कांड, पशु चारा घोटाला, सरकारी मकानों में आवंटन आदि कई मामलों से अत्यधिक प्रभावित थे। अगला है खंडित दलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था के साथ साथ खंडित दलीय व्यवस्था का उदय हो रहा है। यहाँ दलों का संगठित ढांचा नहीं, ना ही कोई ठोस सिद्धांत या नीति या कार्यक्रम होते हैं। यहाँ किसी भी दल के सदस्य को कोई भी समूह एक व्यक्ति के नेतृत्व में दल के निर्माण की घोषणा कर सकता है, जैसे कि जनता पार्टी की सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी, अरुणाचल कांग्रेस की गेगांग अपांग ने की थी, राष्ट्रीय जनता पार्टी की आनंद मोहन ने करी थी। यह नेतृत्व और लोगों के मध्य घरेलू समूह, जाति समूह, जमींदारों के संगठन अपने आप सिर उठा लेते हैं। इसके बाद है संसदीय वाद विवाद में गुणात्मक ह्रास। संसद राज्य विधान मंडलों की कार्यप्रणाली का गुणात्मक ह्रास हुआ है। वाद विवाद का स्तर घटा है। व्यक्ति दोषारोपण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण संसदीय मंच का अवमूल्यन हुआ है। संसद अब ऐसी जगह रह ही नहीं गई जहां नीतियों पर विचार हो या गलतियों को लोकतांत्रिक ढंग से इंगित किया जाए। लोकतंत्र में राष्ट्र की गहनतम भावनाओं की अभिव्यक्ति संसद की बहस में होती है।
लेकिन अब बहस का वैसा अंदाज ही नहीं रहा। इसके विपरीत संसद ऐसा स्थान हो गया है जहां शोरगुल और अपमान का बोलबाला है। उस शालीनता का सर्वथा अभाव हो है जो समस्त भारतीय समाज के लिए उदाहरण है। अगला है धन की बढ़ती हुई शक्ति। भारतीय राजनीति में यद्यपि प्रारंभ से ही धन की शक्ति का बोलबाला रहा है, परंतु पिछले कुछ दशकों में भारतीय राजनीति में धन की शक्ति की भूमिका निर्णायक हो गई है। भारतीय चुनावों में धन का अंधाधुंध प्रयोग और दुरुपयोग ने भारत की राजनीति को काफ़ी भ्रष्ट किया है। भारत में चुनाव में काले धन का बोलबाला होता है। उम्मीदवारों को धनी लोगों द्वारा खड़ा किया जाता है और पैसे के बल पर उम्मीदवारों को बैठाया तथा कई बार मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों का भी प्रयोग किया जाता है। आज का चुनाव पैसे के बल पर ही जीता जा सकता है और इस धन ने कुछ मतदाताओं, राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों को भ्रष्ट बना दिया है। अगली जो प्रवृत्ति है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, वो है राजनीतिक दलों की संख्या और स्वरूप। भारत विभिन्न भाषा भाषी जातियों धर्मों की बहुलता का देश है। विभिन्न वर्ग अपनी विशिष्टता एवं मौलिकता कायम रखने के लिए राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं। परिणाम स्वरूप देश में अनेक हितों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले राजनीतिक दलों का उदय हो गया है। जैसे 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राष्ट्रीय और 60 क्षेत्रीय दल मौजूद थे और वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में 8 राष्ट्रीय और 59 क्षेत्रीय दल भारत में मौजूद है। अगला है भारतीय राजनीति में हिंसा की प्रवृत्ति। भारतीय राजनीति में बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृत्ति भी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक दुखद संकेत है। भारतीय समाज के कुछ लोग अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति हेतु हिंसा और अराजकता का सहारा लेते हैं। वे सामान्य नागरिकों में भय उत्पन्न करने हेतु हिंसक घटनाओं में विश्वास करते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी की हत्या, दिल्ली में सिखों की हत्या, लोगों का जिंदा जलाया जाना आदि ऐसे हिंसक घटनाओं के उदाहरण हैं। अगली राजनीतिक प्रवृत्ति है दल बदल पर पूर्ण मनाही। दल बदल भारतीय राजनीति की एक प्रमुख बुराई है। वैसे तो सन 1967 में से पहले ही भारतीय राजनीति में इसका कई बार प्रयोग किया गया था, परंतु इसका भयंकर रूप सन 1967 तथा 1973 के वर्षों के बीच दिखाई दिया। इसके परिणाम स्वरूप कई प्रांतों में सरकारें टूटी और बनी। इस दौरान ही हरियाणा में आया राम गया राम की संज्ञा भारतीय राजनीति को दी गई। इसके बाद अगली जो प्रवृत्ति है वो है अनिवार्य मतदान संबंधी प्रावधान। भारतीय लोकतंत्र में प्रथम बार गुजरात सरकार के द्वारा नवंबर 2014 को गुजरात स्थानीय प्रशासन अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति प्रदान करते हुए स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाताओं हेतु मतदान अनिवार्य रूप से करने का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान संबंधी प्रस्ताव सन 2009 में प्रदेश की तत्कालीन मोदी सरकार द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा था, जिसे तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल ने संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए वापस लौटा दिया था, जिसके उपरांत 2011 में पुनः पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया, परंतु तत्कालीन राज्यपाल ने भी उन्हें अपने पास ही रोके रखा था। इन सभी के अतिरिक्त भारतीय राजनीति में महिलाओं के द्वारा 33% आरक्षण की भी मांग उचित है, क्योंकि समाज में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने की क्षमता और योग्यता पुरुषों के समान ही है। अतः महिलाओं की बढ़ती सहभागिता पुरुष प्रधान समाज के रूढ़िवादी दृष्टिकोण पर एक करारा जवाब है। ये भी वर्तमान भारतीय राजनीति व्यवस्था की एक प्रवृत्ति है। इन सभी से स्पष्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नई नई प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं, लेकिन ये सब सकारात्मक की उपेक्षा नकारात्मक ही अधिक हैं, जो एक चुनौती के रूप में राष्ट्र के सामने खड़ी है।
भारतीय राजनीति सिद्धांतहीन और अवसरवादी राजनीति हो गई है, जिसमें धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है और राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा दल के हितों एवं निजी स्वार्थों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। अतः वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि हमारे राजनेता, बुद्धिजीवी वर्ग, जन सामान्य मिलकर इस प्रकार का वातावरण स्थापित करें कि सभी संकीर्णताओं को समाप्त कर व्यापक राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाली विचारधारा की ओर बढ़ सकें। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।